The Lean Entrepreneur: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets. Book by Patrick Bleskowitz. Introduction. क्या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो एक बड़े स्टार्टअप की प्लानिंग में जुटे हैं? क्या आप एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर हैं जो अपनी मार्केट को टेक ओवर करना चाहते हैं? आप चाहे जो भी प्लान कर रहे हों, लेकिन आज के टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। ऐसे कंपटीशन के माहौल में लीन बिजनेस प्रैक्टिसेस ही सबसे बेस्ट तरीका है जो आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। लीन का कॉन्सेप्ट है वेस्ट रिड्यूस करने के साथ साथ आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करना। इसी वजह से लीन एंटरप्रेन्योर्स लगातार अपना बिजनेस इंप्रूव करते रहेंगे। अपनी कंपनी और कस्टमर्स को डेली ऑब्जर्व करते हुए उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस बुक में आपको आज के टाइम के हिसाब से सक्सेसफुल बनने के तरीके बताए जाएंगे। आप सीखोगे कि कैसे आज की एडवांस टेक्नोलॉजीज आपको और आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। साथ ही आप डिसरप्टिव इनोवेशन की इंपॉर्टेंस भी समझोगे। डिसरप्टिव इनोवेशन तब होती है जब आपका कोई इनोवेशन एक पूरी इंडस्ट्री को रेडिकली चेंज कर दे। आप सीखोगे कि वो कौन से स्पेशल क्वालिटीज़ है जो एक सिंपल एंटरप्रेन्योर को एक ट्रू विजनरी बनाती है। आप इस बुक में एफिशिएंट बिजनेस कल्चर के क्रिटिकल फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ोगे। साथ ही आप सीखोगे कि कैसे अपने बिजनेस मॉडल को उसी हिसाब से बिल्ड किया जाए। ये बुक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो कि कस्टमर है के बारे में बताएगी। साथ ही आप सीखोगे कि अपने आइडियल कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप ये भी पढ़ोगे कि कई बार आपके लिए कस्टमर्स को रिजेक्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही आप पढ़ोगे कि कैसे अपनी मार्केट को समझने के लिए आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करने चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट्स ही आपको बता सकते हैं कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं। ये बुक उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक परफेक्ट टूल किट साबित होगी जो अपनी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते हैं। स्टार्टअप रेवोल्यूशन। आज का दौर रैपिड चेंज का दौर है जिसमें हम रहते हैं। इसे इंफॉर्मेशन एज और नॉलेज एरा बोलते हैं। इस न्यू एरा में टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी पर बोलबाला है। आज का टाइम मशीनों का दौर है जहां मशीनें हर मैन्युफैक्चरिंग जॉब को टेक ओवर करने में लगी हैं। सर्विस सेंटर्स में ऑनलाइन जॉब्स ऑफर की जा रही हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। 3D प्रिंटिंग की हेल्प से आज हर कोई अपने डिज़ाइन के लिए प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकता है। पास्ट में नए टाइप के सॉफ्टवेयर्स पेटेंटेड किए गए थे। यहाँ पेटेंटेड का मतलब ये है कि क्रिएटर के अलावा और कोई और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आज कई सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स है, यानी कोई भी टैलेंटेड कोडर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ और इम्प्रूव कर सकता है। इंफॉर्मेशन एज का एक और फायदा ये है कि आज के दौर में कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। AOL, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, उसे 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंच बनाने में 9 इयर्स लगे थे, जबकि यही टारगेट फेसबुक ने सिर्फ 9 मंथ्स में अचीव किया था। कनेक्टिविटी बढ़ने से इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों को फायदा हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है Amazon की मैकेनिकल टर्क वेबसाइट। ये वर्कर्स को हायर करने के लिए यूज़ की जाती है जो कम पैसों में सिंपल जॉब्स कर सकें। इंटरनेट की वजह से मीडिया और इकोनॉमी में एक्सपर्ट्स बड़ी जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं। कई सारे टैलेंटेड राइटर्स, स्टॉक एनालिस्ट्स और फोटोग्राफर्स को भी जो अभी उतने फेमस नहीं हुए हैं, उन्हें भी बड़ी इजीली नाम और काम मिल जाता है। क्राउड फंडिंग साइट्स जैसे कि किकस्टार्टर्स स्टार्टअप और सोशल मूवमेंट्स को पैसा जुटाने में हेल्प कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एज के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंक्लूजन पर पॉइंट करती हैं, यानी आज का दौर ही स्टार्टअप शुरू करने का बेस्ट टाइम है। आज एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया भर में और भी कॉमन हो गई है। हालांकि इस वजह से आज कंपटीशन भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस बढ़ते हुए कंपटीशन से निपटने के लिए स्टार्टअप्स को डिसरप्टिवली इनोवेट करना ही पड़ेगा। डिसरप्टिव इनोवेशन तब होती है जब आप मार्केट में कुछ नया और यूनिक इंट्रोड्यूस करते हो। इसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो जाती है। यूजुअल टाइप की इनोवेशन है सस्टेनिंग इनोवेशन। ये तब होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए इनोवेट करते हो। रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन सस्टेनिंग इनोवेशन की मदद लेकर आप बड़े बिजनेसेस को कंपटीशन नहीं दे सकते। डिसरप्टिव इनोवेटर्स को लीन स्टार्टअप मेथड यूज करने से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। यहाँ लीन का मतलब आप सस्ता या लो क्वालिटी मत समझिए।
लीन एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। लीन स्टार्टअप्स उन एक्टिविटीज की एफिशिएंसी इंक्रीज कर लेंगे जो उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड करते हैं। साथ ही ये उन एक्टिविटीज को या तो पूरी तरह से रिमूव कर देंगे या एकदम मिनिमाइज कर देंगे जो कंपनी के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। लीन बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करने पर फोकस रखता है। लीन कंपनीज हमेशा खुद और अपने मार्केट को ऑब्जर्व करती हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन से काफ़ी कुछ सीखते हुए अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करती रहती हैं। इन इम्प्रूवमेंट्स के जरिए ही ये अपने प्रोडक्ट की वैल्यू मेंटेन रख पाते हैं। बिस्पोक इनोवेशन एक डिसरप्टिव स्टार्टअप का ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। ये कंपनी प्रोस्थेटिक लिम्स डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इसके फाउंडर स्कॉट समिट ने इस बात को नोटिस किया कि सारे प्रोस्थेटिक लिम्स एक ही तरह से तैयार होते हैं, जैसे किसी मशीन के पार्ट्स हों। उन्हें रियलाइज हुआ कि इंसान शायद इस तरह के प्रोस्थेटिक्स लिम्स यूज करना पसंद ना करें। स्कॉट इस बारे में सोचते रहे कि प्रोस्थेटिक लिम्स के डिज़ाइंस में किस टाइप की इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं ताकि उन्हें और बेटर बनाया जा सके। उन्होंने प्रोडक्ट के लिए 3D प्रिंटिंग यूज करने का डिसीजन लिया। एक 3D प्रिंटर के साथ यूनिक डिज़ाइन क्रिएट करना ज़्यादा इजी था। बिजनेस प्लान ये था कि बिस्पोक इनोवेशंस लोगों को स्पेशल फील करवाएगी। बिस्पोक इनोवेशंस की सबसे यूनिक चीज़ थी इनका लीन प्रोडक्शन प्रोसेस। कंपनी ने मार्केट रिसर्च में कई महीने वेस्ट नहीं किए और ना ही उन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उन्हें जब कोई ऑर्डर मिलता तभी वो प्रोस्थेटिक्स के प्रिंट निकालते। इसका ये फायदा हुआ कि प्रोडक्ट अगर कभी फेल भी हुआ तो वो कम से कम प्रोडक्शन बंद करके आगे तो बढ़ सकते हैं। बिस्पोक इनोवेशंस हमेशा अपने कस्टमर से कनेक्ट करने पर फोकस करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान भी वो अपने क्लाइंट्स को पिक्चर सेंड कर देते थे। प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद वो लोग फीडबैक कलेक्ट करते थे। नतीजा ये हुआ कि बिस्पोक इनोवेशंस लगातार ये सीखती रही कि अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव किया जाए। स्कॉट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मेथड पास्ट में पॉसिबल ही नहीं होता। बिना 3D प्रिंटिंग के उन्हें एक फैक्ट्री और परमानेंट स्टाफ मेंटेन करना पड़ता और बिना सोशल मीडिया के उन्हें मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की बदौलत लीन स्टार्टअप के लिए सक्सेसफुल बनना और भी ईजी हो गया है। विजन, वैल्यूज एंड कल्चर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को अक्सर विजनरी बोला जाता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर को लेकर उनका जो विजन है वही उन्हें अपने आप में यूनिक बनाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। विजन तो हर किसी का हो सकता है, लेकिन रियल में जो चीज़ किसी को विजनरी बनाती है वो है उनकी ड्राइविंग फोर्स। उनकी ड्राइविंग फोर्स ही वो एफर्ट है जिसकी वजह से वो दुनिया को बदलने का सपना देखता है। एक विजनरी अपने विल पावर के दम पर ही अपने विजन को रियलिटी में बदल पाता है। इससे पहले कि आप एक एंटरप्रेन्योर की अपनी जर्नी स्टार्ट करें, आपको अपनी ड्राइविंग फोर्स आइडेंटिफाई करनी होगी। आप कई टाइप्स की ड्राइविंग फोर्स के बारे में सोच सकते हैं, पर ज़्यादातर इन 4 कैटेगरीज में आती हैं। फर्स्ट टाइप की ड्राइविंग फोर्स है सेगमेंट सेंट्रिक। ये तब होता है जब आपका बिजनेस किसी स्पेसिफिक ग्रुप पर फोकस कर रहा हो। जैसे मान लो आपकी कंपनी हॉस्पिटल्स में आने वाली टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती है। आप उनके लिए सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सल्यूशंस कन्वीनियंट हों ताकि सारे लोग इन्वॉल्व हो सके, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ, एम्प्लॉयज़ और यहाँ तक कि पेशेंट्स भी शामिल हों। सेकेंड टाइप है प्रॉब्लम सेंट्रिक। ये स्पेसिफिक इशू सॉल्व करने या फिर किसी पर्टिकुलर पैशन को सपोर्ट करने पर फोकस करते हैं। ये कॉमन ड्राइविंग फोर्स इसलिए है क्योंकि स्टार्टअप्स ज़्यादातर ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। प्रॉब्लम सेंट्रिक प्रॉब्लम के साथ 2 इश्यूज होते हैं। एक तो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद बहुत कम लोग ही फेस कर रहे हों, तो इसलिए आपके सोल्यूशन की मार्केटेबिलिटी इतनी बड़ी नहीं होगी कि ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकें। सेकंड इशू है कि आपका मार्केट शायद आपका वो सोल्यूशन लाइक ना करे। थर्ड टाइप है प्रोडक्ट सेंट्रिक। जब एक सर्टेन प्रोडक्ट को लेकर आपका एक विजन होता है। इस टाइप का स्टार्टअप थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? एक प्रोडक्ट सेंट्रिक स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले आपको अपना सेगमेंट या अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी होगी जो आपका प्रोडक्ट उस सेगमेंट के लिए सॉल्व कर सके। लास्ट टाइप में आता है टेक्नोलॉजी सेंट्रिक। ये तब होता है जब आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जिसे आप किसी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट में बदल सके। यहाँ फेसबुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो एक एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म दोनों है। आईफोन भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है।
जब आपको अपना ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगा तो आपके लिए अपने बिजनेस मॉडल के बारे में डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो सेगमेंट सेंट्रिक बिजनेस फेल होता है तो ये अपना प्रोडक्ट या प्रॉब्लम चेंज कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम सेंट्रिक स्टार्टअप फेल होगा तो ये अपना सेगमेंट, प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी ही चेंज कर देगा। आपके बिजनेस की वैल्यूज और आपके विजन का चोली दामन का साथ है। आपकी वैल्यूज तय करेगी कि आपको किससे खरीदना है, जैसे कि मटेरियल्स। साथ ही इससे ये भी डिसाइड होगा कि आप बेचोगे किसको। वो चेंजेस जो आप लाना चाहते हो आपके वैल्यूज से भी मैच होनी चाहिए। आपके बिजनेस का कल्चर आपके सक्सेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कल्चर का मतलब ये नहीं है कि आपके ऑफिस का डिज़ाइन कैसा है या आपके एम्प्लॉयज़ कैसे कपड़े पहनते हैं, बल्कि आपके बिजनेस का कल्चर उस एनवायरनमेंट के बारे में है जो आप क्रिएट करते हो। ये आपके बिजनेस की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए और साथ ही आपके विजन को अचीव करने में हेल्पफुल होना चाहिए। एक स्टार्टअप स्टार्ट करने का कोई करेक्ट कल्चर नहीं है, लेकिन इसे सक्सेसफुल होने के लिए कल्चर के कुछ पार्ट्स ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना। एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा टेस्टिंग और कस्टमर फीडबैक जैसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करती है। एक गुड स्टार्टअप कल्चर का एक और फीचर है पुशिंग पावर टू दी एजेस। ये तब होता है जब आप सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स से फुल पावर स्ट्रक्चर रिड्यूस करते हो, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आप कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को एम्पावर करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ज़ैपोज़, जो कि एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, अपने कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ को कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करती। ज़ैपोज़ अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन देता है कि उन्हें वही करना है जो कस्टमर्स के लिए बेस्ट है, और उनकी ये पॉलिसी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है क्योंकि आखिरकार उनके एम्प्लॉयज़ ही कस्टमर्स को डायरेक्ट हैंडल करते हैं, इसलिए वो ही उन्हें बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी जो लीन स्टार्टअप्स को यूज़ करनी चाहिए वो ये कि उन्हें डिवीजन से छुटकारा पाना चाहिए। एक ही बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखने की वजह से एफिशिएंसी में कमी आती है। बड़ी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के अंदर अक्सर ये देखने में आता है कि सेल्स और अकाउंटिंग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन कभी मार्केटिंग डिवीजन के साथ अग्री नहीं होता, तो आपके बिजनेस की ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स से आपका ध्यान भटकाती हैं। ज़्यादातर लीन स्टार्टअप्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं। इन टीम्स के अंदर इंजीनियर्स, मार्केटर्स और अकाउंटेंट्स मिलकर काम करते हैं। उनकी यही डाइवर्सिटी क्रॉस फंक्शनल टीम्स को बिजनेस प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई और सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब क्योंकि कंपनी के अंदर कॉम्पीटिंग डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, तो सब साथ मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स अक्सर ये बात नहीं समझते कि उनका प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, यानी वो इसे हर किसी को नहीं बेच सकते। इसलिए आपको हमेशा एक स्पेसिफिक ग्रुप या सेगमेंट की तलाश करनी होगी। एक बार जब आपको अपना सेगमेंट मिल जाए तो आप धीरे धीरे न्यू सेगमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपने विजन और वैल्यूज़ पर ही चलना है। अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तय करेगा कि आपका बिजनेस कैसे फंक्शन करने वाला है। जैसे अब एक लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट पुल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ कस्टमर्स की नीड बना रहे हो। ये ऐसा है जैसे क्लाइंट आपके बिजनेस से प्रोडक्ट को पुल कर रहा हो। ये कॉन्सेप्ट ये इंश्योर करता है कि आपकी कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट ना जाएं। अपना सेगमेंट डिफाइन करना खास तौर पर तब और भी ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक सेगमेंट सेंट्रिक स्टार्टअप है। जैसे कि अगर आप कहें वुमन बिटवीन 18 to 73 ईयर्स ओल्ड, तो ये डेफिनेशन भी बहुत अनक्लियर है। इसलिए आपको अपना सेगमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन करना होगा कि आपके कस्टमर्स की नीड्स क्या है और आप उन्हें क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो। अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने का एक इफेक्टिव मेथड है अपने कस्टमर्स का पर्सोना क्रिएट करना। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कस्टमर्स के फीचर्स यानी उनकी शक्ल सूरत का डेटा कलेक्ट नहीं करना है, बल्कि उनकी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से क्रिएट करना, जैसे उनका नाम और उनकी पर्सनालिटी। जब आप ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करोगे तो उनकी नीड्स को समझना एकदम ईजी हो जाएगा। इसके जैसा ही एक और मेथड है एंटी सेगमेंट क्रिएट करना। ये उस सेगमेंट का ऑपोजिट है जो आपका प्रोडक्ट पसंद करता है। एंटी सेगमेंट ऐसे लगता है जैसे उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद हो, पर असल में ये आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं करते। इसलिए अर्ली स्टेज में ही एंटी सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने से आपको अपनी मार्केट समझ में आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के कस्टमर्स आपको रिजेक्ट करने हैं। सलीम एक कंपनी के फाउंडर हैं जिसका नाम है न्यूको। वो एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि कैसे वेरियस इंग्रेडिएंट्स सोर्स किए जाते हैं। सलीम का ये ऐप खास तौर पर शेफ्स के लिए है, जिससे कि उन्हें अपना मेन्यू डिसाइड करने में आसानी हो सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सालमन की सप्लाई कम हो रही है तो डेफिनेटली उसकी कीमतें बढ़ेंगी।
ऐसे में शेफ्स के लिए ये डिसाइड करना ईजी हो जाएगा कि उन्हें मेन्यू में सैल्मन रखना चाहिए या नहीं। सलीम का बिजनेस एक प्रॉब्लम सेंट्रिक बिजनेस था। वो पहले खुद एक रेस्टोरेंट ओनर हुआ करते थे, इसलिए उन्हें अच्छे से मालूम है कि एक रेस्टोरेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। किसी एक इंग्रेडिएंट के प्राइस में चेंज आने की वजह से रेस्टोरेंट अपने फूड आइटम के प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते, और ना ही रेस्टोरेंट ओनर्स के पास इतना टाइम है कि वो हर बार प्राइस चेंज चेक करते रहें। अक्सर उनके अकाउंटेंट्स जो डेटा प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी नहीं होता। सलीम प्रॉब्लम से तो वाकिफ थे, पर उन्हें सेगमेंट्स वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उन्हें लगता था कि बाकी रेस्टोरेंट ओनर्स भी उन्हीं की तरह सोचते होंगे, इसलिए उनका टारगेट क्राउड हर वो इंसान था जिसका खुद का रेस्टोरेंट था। सलीम ने मंथ के हिसाब से $99.00 का मंथली सब्सक्रिप्शन भी डिसाइड कर लिया था। यही सबसे बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक थी जो सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से सलीम को एक एडवाइज़र मिल गया जिसने उन्हें सेगमेंट्स के बारे में बताया। जल्दी सलीम ने एंटी सेगमेंट क्रिएट किया। उनका ये एंटी सेगमेंट का नाम था जो एक छोटा सा इटालियन रेस्टोरेंट चलाता था। उसके बच्चे कॉलेज जाने लायक हो चुके थे और उसे अपना घर रेनोवेट कराना था। जो अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उसे बस अपने रेगुलर कस्टमर्स से मतलब था। उसने अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी कोई खास चेंजेस नहीं किए थे, इसलिए जो जैसा इंसान सलीम का ऐप कभी यूज़ नहीं कर सकता, वो तो शायद आईपैड भी यूज़ नहीं करता। जब सलीम ने ऐसे एंटी सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया तो वो समझ गए कि उनका पर्टिकुलर सेगमेंट क्या होगा। सलीम को अपना टारगेट क्राउड मिला जैक में। जैक एक इंडिपेंडेंट शेफ है। उसका अपना सी फूड रेस्टोरेंट है जिसकी वो और भी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। जैक कॉलेज ग्रेजुएट है और मार्केट ट्रेंड्स पर पैनी नज़र रखते हैं। वो फ्रेश सी फूड ऑप्शन के हिसाब से अपना मेन्यू डेली अपडेट भी करते रहते हैं, लेकिन जैक को अवेलेबल प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपडेट रखने में दिक्कत आती है, इसलिए सलीम की ये ऐप जैक के काफ़ी काम आ सकती है। इस तरह से सेगमेंट्स और एंटी सेगमेंट्स क्रिएट करके सलीम समझ गए थे कि अपनी ऐप को मार्केट में कैसे लॉन्च करना है। उन्होंने डिफरेंट टाइप के यूजर्स के लिए स्पेसिफिक फीचर्स भी डिज़ाइन किए थे। इन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किए बिना सलीम को शायद जो जैसे क्लाइंट मिलते जो उनका ऐप एकदम रिजेक्ट कर देते, और सलीम का बिजनेस चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाता। वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी बिजनेस को सिंपली इसके सेगमेंट से आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं होगा। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ये समझने के लिए भी एफर्ट्स करता है कि इसकी मार्केट बिहेवियर्स क्या है। बेशक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करना एक बड़ा कमिटमेंट है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि आपके कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को किस तरह से ट्रीट करेंगे। वायबिलिटी टेस्ट्स एक ऐसा मेथड है जिसे आप अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ MVP उस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट करता है जो आपके प्रोडक्ट से मैच करनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तब डिसाइड होगा जब आप ये टेस्ट करेंगे कि लोग आपके प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। वायबिलिटी टेस्ट्स 5 तरह के होते हैं जिनकी नॉलेज हर लीन एंटरप्रेन्योर को होनी ही चाहिए। इसमें फर्स्ट टेस्ट है विजर्ड ऑफ OZ टेस्ट, जिसमें जब आप अपने कस्टमर्स के लिए एक वेब पेज क्रिएट करते हो ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स खरीद सके, लेकिन इसमें आप सिस्टम को मैन्युअली हैंडल करोगे। एक स्मॉल मार्केट में बिजनेस करते हुए आप अपने सेगमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ हम शू कंपनी ज़ैपोस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने विजर्ड ऑफ OZ के तौर पर शुरुआत की थी। कंपनी के फाउंडर निक स्विनमर ने पहले शू साइट नाम से एक वेब पेज क्रिएट किया। उसके बाद वो शू स्टोर्स में जाकर जूतों की पिक्चर्स खींचकर उन्हें अपनी साइट में अपलोड कर दिया करते थे। जब कस्टमर्स उनकी साइट विजिट करते और कोई ऑर्डर देते तो निक वही शू स्टोर से जाकर खरीद लाते और कस्टमर्स को सेंड कर देते। वेबसाइट लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद ही निक को हर हफ्ते $2000 से भी ज़्यादा वर्थ के ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने इन्वेंट्री तक नहीं रखी थी। जब भी निक को कोई शू का ऑर्डर मिलता, वो तुरंत जाकर उसे लोकल शॉप से खरीद लाते और फिर उसे कस्टमर को शिपमेंट कर देते। निक को पता था इस काम में अभी उन्हें ज़्यादा कमाई नहीं होगी, पर एटलीस्ट वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो कर रहे थे। सेकेंड टेस्ट है क्राउड फंडिंग टेस्ट। किकस्टार्टर्स और बाकी क्राउड फंडिंग साइट्स फंडिंग का एक बढ़िया तरीका है, लेकिन साथ ही ये एक इफ़ेक्टिव मेथड भी साबित हो सकता है ये देखने के लिए कि आपका आइडिया किस हद तक सक्सेसफुल रहेगा। ऐसी ही एक डिस्रप्टिव इनोवेशन जो क्राउड फंडिंग टेस्ट यूज़ करने के लिए बड़ी फेमस है वो है ओलोक्लिप। ये एक छोटा सा 3-in-1 लेंस है जो आईफोन्स की कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के काम आता है। ओलोक्लिप की क्रिएटर है पैट्रिक ओनील, जो अपना प्रोडक्ट एप्पल रिटेल स्टोर्स में बेचना चाहते थे। जैसा कि सब जानते हैं, एप्पल को अपना प्रोडक्ट बेचना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि एप्पल एक बड़ी और पावरफुल कंपनी है जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने के लिए जानी जाती है।
अगर कोई कंपनी ये सोचती है कि एप्पल उसका प्रोडक्ट खरीद लेगा, तो उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो खास बात होनी चाहिए। ओलोक्लिप ने किकस्टार्टर यूज़ किया ये चेक करने के लिए कि लोग उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म की वजह से ओलोक्लिप को बहुत जल्द ही 1300 बेकर्स मिल गए। इन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा भी और उसे प्रमोट भी खुद किया। नतीजा ये हुआ कि ओलोक्लिप तुरंत एप्पल की नज़र में आ गया। नेक्स्ट टेस्ट है लैंडिंग पेज टेस्ट। ये तब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करने के लिए एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट करते हो। जैसे अगर कोई आपके ऑनलाइन स्टोर में किसी लिंक में क्लिक करता है, तो आपका लैंडिंग पेज सबसे पहले उसका स्वागत करेगा। लैंडिंग पेज टेस्ट उस सूरत में कंफ्यूजिंग हो सकता है जब आपको ये ना पता हो कि रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट किए जाएं। इस टेस्ट के लिए एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप 3 वेरिएबल्स चेक कर रहे हैं। नंबर 1, पेज पर नंबर ऑफ विजिट्स ये बताएगा कि आप कस्टमर्स को किस हद तक अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि आपका मार्केटिंग प्रोसेस अच्छा जा रहा है। नंबर 2, अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यानी आपका मैसेज डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, यानी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं। नंबर 3, अगर वो परचेस करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, तो यानी आपका प्रोडक्ट वाकई में वायबल है। 4th टेस्ट है कॉन्सिएज टेस्ट। कॉन्सिएज टेस्ट कुछ विजार्ड ऑफ ओज जैसा ही है। इसे मेनली वो बिजनेसेस यूज करते हैं जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं जहां बायर्स और सेलर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इसका एक एग्जांपल है टेक लेंसेज। ये एक साइट है जो म्यूजिक टीचर्स और स्टूडेंट्स को जोड़ती है। कॉन्सिएज टेस्ट बायर्स और सेलर्स को मैन्युअली कनेक्ट करती है। फिर आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या बायर्स और सेलर्स को ऑनलाइन साथ जोड़ना प्रॉफिटेबल है या नहीं। फाइनल और मोस्ट वेल नोन टेस्ट है प्रोटोटाइपिंग। ये तब होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए उसका एक रियलिस्टिक मॉडल क्रिएट करते हो। इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की कमियां स्टार्टिंग में ही पता चल जाती है, ताकि आप उसे फाइनल स्टेज तक ले जाने से पहले ही फिक्स कर लें। कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा कि प्रेजेंट टाइम में स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट है। आजकल इंटरनेट की वजह से चीज़ें काफ़ी इजी हो गई हैं। जैसे अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है और आप उस आइडिया को एक बिजनेस में तब्दील करना चाहते हो, तो फंडिंग का कोई इशू नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने एक्सपेरिमेंट्स करना काफ़ी किफ़ायती और रिस्क फ्री हो गया है। लीन स्टार्टअप्स कॉन्टिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूविंग पर फोकस करते हैं। इन इम्प्रूवमेंट्स के थ्रू ये ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाते हैं जो उनके कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल होते हैं। सेकेंड चीज़ आपने पढ़ा कि ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने पढ़ा कि कैसे हम क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने बिजनेस के अंदर किस टाइप का कल्चर प्रमोट करना है, जो कि आपको अपने विजन तक पहुंचने में और अपनी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर सके। साथ ही आपने स्टार्टअप्स के पीछे की डिफरेंट ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा, यानी आपका बिजनेस सेगमेंट सेंट्रिक, प्रोडक्ट सेंट्रिक या टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, इनमें से कोई भी हो सकता है। थर्ड, आपने पढ़ा कि आप हर किसी को सेल नहीं कर सकते, यानी अब आपको वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करना होगा जिसे आपका बिजनेस सर्व करेगा। इस दौरान हो सकता है हो रहा हो। फोर्थ, आपने 5 इंपॉर्टेंट वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा, जो है लैंडिंग पेज टेस्ट, द कॉन्सिएज टेस्ट, द विजार्ड ऑफ ओज टेस्ट, द क्राउड फंडिंग टेस्ट और प्रोटोटाइपिंग। ये आपको ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। फेलियर का डर शायद आपको स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने से रोक रहा होगा, या फियर ऑफ चेंज के डर से शायद आप अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने से बच रहे होंगे। लेकिन आप लकी हैं, आज के टाइम में आप कम से कम रिस्क में अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अपने आइडियाज़ पर भरोसा रखो, जहां भी मौका मिले अपना आइडिया प्रेजेंट करने से डरो मत। अपने आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो तब तक कि आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। बस आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग बनाए रखनी है, ताकि आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के ओनर बन सको और इस दुनिया को बदल सको।